जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी के बारे में। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को हम शॉर्ट में रोम के नाम से जानते हैं। मैंने कल भी इसके बारे में आपको बताया था कि रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। तो जैसे इसके नाम से समझिए, जैसे लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, मतलब यह ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इस डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और कह रहा है कि ये रीड वाली मेमोरी है जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं। और रोम को नॉन वोलाटाइल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें रखा हम डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं और नहीं डिलीट भी कर सकते हैं। और रोम को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। और रोम की मैंने बताया था कि 3 कैटेगरी होती है। एक आपका पी रोम आता है, और दूसरा आपका ई पी रोम आता है, और तीसरा आपका ई ई पी रोम आता है। अब तीनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है पी रोम। और पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि कह रहा है कि रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया है कि जो रोम में हम डेटा में रख सकते हैं, जो हमारा रोम में जो डेटा होता है उस डेटा में हम केवल उसको पढ़ सकते हैं, उसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। जैसे ही थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, उसमें क्या कर दिया गया, थोड़ा चेंजिंग कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। और कह रहा है कि कुछ ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रिप्रोग्राम कर सकते थे, और ऐसी रोम को पी रोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। मतलब पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यह ऐसी मेमोरी होती है जो पहले से ब्लैंक होती है। पहले से क्या होती है? ब्लैंक होती है। और इसमें हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन मात्र हम एक ही बार प्रोग्राम डाल सकते हैं। ये हमारा पी रोम का कैटेगरी होता है। समझ में आ रहा है ना? ये भी एक प्रकार की रोम का हिस्सा होता है, जो ये पहले से ब्लैंक होता है। और जबकि रोम में आपको ये बताया गया है कि रोम में अगर पहले से आपने कोई प्रोग्राम भर के रखा हुआ है, आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर हम पी रोम में आते हैं, तो पी रोम की कंडीशन ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम जब मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो इसके तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। और कुछ समय बाद ऐसी रोम आई जिसमें वो पहले से तो ब्लैंक होती थी, लेकिन हम उसमें एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन ये प्रोसेस मात्र हमारे पास एक ही बार हो सकता था। तो ये हमारा क्या है? पी रोम है। पी रोम में हम क्या करते हैं? ब्लैंक रोम होता है, उसमें हम प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते हैं। अगला क्या आता है? तो अगला आपका आता है ई पी रोम। इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यह ऐसी मेमोरी है जिसमें अगर पहले से कोई इसमें प्रोग्राम भर करके रखा गया है, तो आप उसको डिलीट करके और दोबारा आप एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन ये भी प्रोसेस मात्र एक ही बार कहलाता है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था। जबकि पी रोम में हम किसी ब्लैंक रोम में प्रोग्राम राइट करते थे, जबकि ई पी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। दोनों को प्रोसेस सेम ही है। जिस तरीके से आपका पी रोम है उसी तरीके से आपका ई पी रोम है, बस दोनों में अंतर क्या है? तो ई पी रोम में पहले से प्रोग्राम भर करके रखा गया है, आप उस प्रोग्राम को डिलीट करके एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। जबकि पी रोम की ये कंडीशन है कि पी रोम पहले से ब्लैंक होता था, लेकिन आप इसमें भी प्रोग्राम डाल सकते हैं, मात्र एक ही बार प्रोग्राम डाल सकते हैं, बार बार कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। और इसके बाद से आता है जो तीसरा ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका ई ई पी रोम। क्या आता है? ई ई पी रोम। और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये कौन सी मेमोरी होती है? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें जितनी बार भी चाहेंगे उतनी बार प्रोग्राम पहले भरे भरे डाटा को आप डिलीट करके नया डेटा आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन नहीं है कि ये कई बार। इसमें लिखा भी है कि यह एक ऐसी रोम है जिसमें हम जितनी बार भी चाहें रिप्रोग्राम कर सकते हैं,
अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार भी चाहें उतनी बार नया प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और प्रोग्राम राइट करने की इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। मतलब ये एक प्रकार की प्रोसेस हो रही है, एक प्रकार की क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है। और इसी प्रोसेस का नाम हम बर्निंग देते हैं, इसी प्रोसेस का नाम हम बर्निंग देते हैं। और कह रहा है कि यह ऐसी रोम है जिसे हम जितनी बार भी चाहें उतने बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर हम जितनी बार भी चाहें उतनी बार नया प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि मात्र ये प्रोग्राम आपका एक ही बार राइट हो। आप जितनी बार चाहेंगे उतने बार पुराने प्रोग्राम को डिलीट करिए और नए प्रोग्राम को आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ये ईईपीरोम का वर्क होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तीनों में अंतर समझ में आया? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। समझ में आया? पीरोम क्या होता है, ईपीरोम क्या होता है और ईईपीरोम क्या होता है? एक बार और समझ लीजिए। पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और यह ऐसा रोम है जो पहले से ब्लैंक होता है, इसमें पहले से कोई डेटा नहीं होता। उसमें हम कोई भी डेटा एक बार डाल सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एक बार डाल सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम एक ही बार डाल सकते हैं। वो हमारा पी रोम होता है, दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास आता है ई पी रोम। पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन मात्र सिर्फ एक ही बार डाल सकते हैं। और पी रोम और ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इन दोनों की अपेक्षा तीसरा जो हमारे पास रोम है वो है ई पी रोम। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जितनी बार भी चाहेंगे उतनी बार पुराने डाटा को डिलीट कर सकते हैं और नए डाटा को डाल सकते हैं इसमें। और इस प्रोसेस का नाम हम बर्निंग देते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला हमारे पास आता है, वो है केस मेमोरी। कौन सा मेमोरी? केस मेमोरी। अब केस मेमोरी क्या होती है इसके बारे में आप समझिए। कह रहा है कि केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। और कह रहा है कि और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है, और यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज मेमोरी होती है। और कह रहा है कि यह प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है, पहले से लगी होती है, और प्रोसेसर और रैम के बीच वर्क करती है। ये जो केस मेमोरी आपका काम करता है वो रैम और प्रोसेसर के बीच वर्क करता है। और यह विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है। हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है। किस मेमोरी से? केस मेमोरी से पास किया जाता है, और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर के स्टोर होता है। जब हम उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता, उसे खोजना नहीं पड़ता है। और केस मेमोरी से सबसे फास्ट एक्सेस होता है। और केस मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा का एड्रेस को होल्ड रखती है, और इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोसेसर सबसे पहले डेटा केस मेमोरी में ही सर्च करता है, और यदि डेटा नहीं मिलता है तो रैम में सर्च करता है। इसे सीपीयू मेमोरी और क्योंकि यह प्रोसेसर का एक पार्ट होता है। इसमें बताया जा रहा है यह जो मेमोरी होता है केस मेमोरी, वो कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होता है। और इसमें कह रहा है कि जब भी हम कोई डेटा फ्यूचर में कॉल करते हैं, किसी डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो खोजना नहीं पड़ता है, और केस मेमोरी सबसे पहले इस डेटा को हमारे पास लेके आने का काम करता है। और ये कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और ये भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको बताया गया, देखिए जैसे डेटा सीपीयू में अगर आप है डेटा तो सीपीयू मांगेगा सबसे पहले किस मेमोरी से? केस मेमोरी से। अगर ये डेटा केस मेमोरी से मिल जाता है तो सही है, अगर केस मेमोरी से नहीं मिलता है तब मांगेगा किससे? रैम। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। केस सीपीयू सबसे पहले डेटा किससे मांगेगा? केस मेमोरी से। क्यों? क्योंकि सबसे फास्ट मेमोरी है, क्योंकि इसके बिल्कुल नियरेस्ट है। और अगर केस मेमोरी मिल जाता तो सही है, नहीं तो यही सीपीयू मांगेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी से अपना डेटा मांगेगा। अगला क्या दिया है? तो अगला आपका आता है वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी के बारे में देखा जाए तो कह रहा है कि एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। अगर एक्चुअल में हम देखें तो वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। और कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क का एक पार्ट है, और आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस कम हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है।
और ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध कर देता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बगैर इसका कोई काम भी संभव नहीं है। इसका प्रयोग तब होता है जब रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस कंप्लीटली भर जाता है, तो डेटा हमारा लॉस ना हो, उस डेटा को बचाने के लिए ये वर्चुअल मेमोरी हमारा हेल्प करता है। जैसे जितना डेटा आपका था, मान के चलिए कि आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव करके रखा, अगर वो डेटा हमारा जैसे ज्यादा होता है तो वो डेटा लॉस होने की संभावना होती है, उसी डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए आपका वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, तो इसी के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखिए, कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी के बारे में कह रहा है कि पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क रिजर्व एज रैम। एक प्रकार का हार्ड डिस्क का पार्ट होता है और रिजर्व होता है किसके लिए, रैम के लिए। और सेकंड लिखा है व्हेन रैम मॉड्यूल्स बिकम फुल द सीपीयू एक्सेस द हार्ड डिस्क टू स्टोर एंड रीट्राइव डाटा। यानी कि कह रहा है कि जब रैम का स्थान कंप्लीटली भर जाता है तो उस केस में डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए वर्चुअल मेमोरी आपका इस्तेमाल होता है। अगला दिया स्लोअर देन रैम और ये रैम से क्या होता है, स्लो काम करता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है किसी को। इसके बाद से आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अभी तो केवल प्राइमरी मेमोरी मैंने पढ़ा था, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है।